गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि लगातार हम एक श्रृंखला में चल रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे थे और आपका इसी से संबंधित हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था पूरा। हाँ, जिसको उसमें डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। तो चैप्टर का नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया, वो आपका कंप्लीट हो गया और एक क्रम से चल रहे थे। मैंने आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर कराया, फिर ज्योग्राफी का, फिर सिविक्स का, फिर इकोनॉमिक्स का। उसी तरह हिस्ट्री का आपको दूसरा चैप्टर कराया, कंप्लीट हो गया आपका दूसरा चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सभी लोग उसको पढ़िएगा। उसके बाद अब हम ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर पर आएंगे और ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे, थोड़ा समझने की ज्यादा कार्टून फॉर्म में बनाकर पढ़ेंगे कि हाँ, कि कहां पर आपके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की आवश्यकता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमें पढ़ना है कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट और अपनी वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वहां पर रह रहे हैं, उनको कैसे हम बचा सकें, कैसे हम उनके आगे के लिए उनके लिए कार्य कर सकें, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, बिल्कुल बेझिझक मैसेज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या पढ़ना है स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आपके, चैप्टर की अगर बात करते हैं तो चैप्टर का नाम है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब मैंने कहा फॉरेस्ट का मतलब तो आप पहले भी जान चुके हैं, मतलब फॉरेस्ट का मतलब आपने जान लिया भैया जंगल का। ठीक है भाई, फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल। वाइल्ड लाइफ मतलब वहां पर रहने वाले लोग, और रिसोर्सेज को मैं आप पहले भी बता चुका हूं, रिसोर्सेज का मतलब हर वो चीज जिसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है, वो सब आपके रिसोर्सेस कहलाते हैं। मतलब बेसिकली रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज, हर वो थिंग, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जीवन के लिए आवश्यक होती है, आपकी लिविंग के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको जीने के लिए हर वह चीज जो आवश्यक होती है वह आपकी रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, अब रिसोर्स कैसे बनेंगे हमारे लिए, देखिए अगर जंगल रहेगा तभी पेड़ रहेंगे, पेड़ रहेगा तो सबसे मुख्य चीज ऑक्सीजन आएगी। और एक हमें क्या करना होता है, एक हमें संतुलन बनाकर चलना होता है, एक हमें बैलेंस बनाकर चलना होता है। ना ही पेड़ की कमी हो और ना ही मनुष्यों की कमी हो और ना ही वहां पर रहने वाले जीवों की कमी हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीव विलुप्त हो गया, जैसे आपने पहले सुना होगा डायनासोर, डायनासोर थे पहले पर विलुप्त हो गए, तो उसी चीज से हमें बचाने के लिए इनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर जाननी होती है। तो सबसे पहली चीज, अगर इस चैप्टर में आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज आपको जो जाननी होती है कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी सिंपल से फॉर्म में आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पर यहां थोड़ा सा एसएसटी के हिसाब से भी देख लीजिए। तो बायो का मीन्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स, मतलब हर वह चीज जिसमें जान है वो लिविंग थिंग्स हो गई। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब लिविंग थिंग्स की जो अलग अलग वैरायटी यहां पर पाई जाती है वही क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। सिंपल सा मतलब है, हम भी रह रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ एक कुत्ता भी रह रहा है, हमारे साथ बगल में गैया भी रह रही है, इसका मतलब है कि वो भी लिविंग थिंग है, वो भी लिविंग थिंग है, और आपको पता है जितने भी प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। तो वो सब एक साथ जिस स्थान पर रहते हैं वही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, उन्हीं का सबका एक साथ रहना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। सिंपल सी भाषा में मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स, उनकी अलग अलग वैरायटी जो पाई जाती है वो सब किस में आ गई, बायोडाइवर्सिटी में आ गई। आगे बढ़ते हैं तो आपकी एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन क्या लिखी है एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी की अगर बात करेंगे तो लिखा है बायोडाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत अधिक मात्रा में यहां पर लोग रहते, मतलब जीव रहते हैं। एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, मतलब स्पीसीज भी होती हैं, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, जो अपने फॉर्म मतलब अपने तरीके में या फिर अपने फंक्शन में, अपने कार्य करने में अलग अलग है। ठीक है, मैंने कहा यहां पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और अलग, जो अपने कार्य करने की, मतलब देखिए शेर जो है वो आपका मांसाहारी है, ठीक है, आपका बकरी है जो आपका शाकाहारी है, इसका मतलब है अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही हैं और अलग अलग स्पीसीज के फॉर्म और फंक्शन भी अलग हैं, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मैंने कहा ये अलग अलग तो हैं पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही क्या कहलाती है, वाइल्ड लाइफ कहलाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पाए जाते हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि सभी अलग अलग फॉर्म एंड फंक्शंस में हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसीज देखने को मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं
एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपके बायोडाइवर्सिटी। तो ये डिफिनीशन आपको रटनी है, ठीक है। चाहे जैसे अगर आप बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन आपके बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस डिफिनीशन को रट लीजिए। बायोडाइवर्सिटी, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बायोडाइवर्सिटी इज अ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग मात्रा में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब जिन वन्य जीव पाए जाते हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज आपकी स्पीसीज पाई जाती हैं जो अलग अलग होती हैं। डाइवर्स का मतलब अलग अलग फॉर्म में और फंक्शंस में अलग अलग होती हैं, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्लोजली जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बायोडाइवर्सिटी। अब आगे बढ़ेंगे तो आपने देखिए नोट्स की अगर बात करें तो लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज द ह्यूमन बीइंग अलोंग विद बायोडाइवर्सिटी फॉर्म अ कंप्लीट चेन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो यहां पर आपको इकोलॉजिकल सिस्टम की हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, तभी तो एक चेन जो है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ प्लांट्स भी जरूरी हैं, हमारे यहाँ जानवर भी जरूरी हैं, वन्य जीव भी जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम भेड़ से बात करेंगे तो भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। गाय से बात करेंगे तो मिल्क प्राप्त होता है, तो बिना गाय के क्या मिल्क प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ह्यूमन बींग्स सभी से मिल जाते हैं तो पूरा क्या इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन आपने जान ली, रट लीजिए, मैं कह रहा हूं लिख लिख के इसको याद कर लीजिए, पूछी जाती है बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सा मतलब है, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग वैरायटी के, मतलब जितने भी जीव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो जब अलग अलग वैरायटी के जो होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब है कमी होना या कम होना। उसके बाद डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना या फिर डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो सबसे पहले डिप्लीशन का मतलब कम होना, फ्लोरा का मतलब एनिमल और फोना का मतलब प्लांट्स, आप जानते हैं, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही, सॉरी प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कैसे ये इनको बचा, कैसे ये कम हो रहा है, मतलब इनकी संख्या बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या कैसे कम हो रही है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए क्या क्या हो रहा होगा। तो मैं पहले आपको पॉइंट बता देता हूं कि आखिर इनकी संख्या क्यों कम हो रही है। पहला है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ओवर पॉल्यूशन लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कह रहे हैं कि इनके जो आवास हैं, आवास का मतलब है रहने का स्थान, मतलब मान लीजिए कहीं से हाईवे जाना है आपके, अब हाईवे जाने से जहां पर जा रहा है वहीं से आपके कहीं कई सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनके हैबिटेट है, मतलब उनके आवास हैं, तो इनके आवास क्या होते हैं, खत्म हो जा रहे हैं। अब जब किसी, जैसे आपका घर है, आपका घर तोड़ दिया जाए रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप में रहने की कमी होगी ना, तो इसीलिए की बात कर रहे हैं, उनके पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण उनके आवास कम हो रहा है। हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जंगलों को काटेंगे तभी तो उस पर खेती करेंगे, तो एग्रीकल्चरों को बढ़ा रहे हैं जिसके कारण दिक्कत हो रही है। माइनिंग कर रहे हैं जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं जिसके कारण, एंड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है जिसके कारण लंबा एक फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, वाइपिंग आउट, मतलब खत्म हो जा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं, मैंने क्या क्या बोला इस पॉइंट में। मैंने कहा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ओवर पॉल्यूशन, ज्यादा पॉल्यूशन के कारण जो उनके आवास हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। उसके बाद लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम ज्यादा लैंड्स को कवर कर रहे हैं, और लैंड्स को कवर करने के कारण हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सब कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो अब खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एनिमेटेड फॉर्म में देख लेते हैं। पहले देखिए मैंने कहा 5 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, तो मतलब क्या क्या है इसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले की अगर बात की पॉल्यूशन, तो एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, तो पहला पॉइंट पॉल्यूशन। दूसरा, अभी जो मैंने आपको बताया हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस का मतलब है उनका जो आवास है, आवासीय स्थान है वो खत्म हो जाना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, मतलब ज्यादा से ज्यादा लैंड्स का जो यूज हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, फार्मिंग हो रही है, पोचिंग का मतलब शिकार करना, पोचिंग का मतलब लकड़ियां काटना, फार्मिंग हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, मतलब डिप्लीशन इन बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी में डिप्लीशन किस प्रकार होता है, तो अगर सिंपल पॉल्यूशन के कारण, हैबिटेट लॉस के कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड्स के कारण,
इन्वेंसिव स्पीसीज मतलब हम देख रहे हैं कि नए नए स्पीसीज जो आ रहे हैं उनके कारण, और क्लाइमेट चेंज मतलब हमारा जो क्लाइमेट है मतलब हमारी जो जलवायु है वो लगातार बदलती जा रही है। जो डायनासोर के खत्म होने का कारण क्लाइमेट चेंज ही बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, उस क्लाइमेट चेंज में जो डायनासोर था वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाया, जिसके कारण वो विलुप्त हो गए, एंडेंजर्ड में भी नहीं रहे, एकदम खत्म हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का कारण है पॉल्यूशन, ठीक है, हैबिटेट लॉस मतलब आवास का खत्म हो जाना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा जमीनों का यूज करना, इनसे इन्वेसिव स्पीसीज बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू फॉरेन हैबिटेट मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के स्पीसीज का यूज करना, उपयोग होना मतलब या फिर कह सकते हैं इंट्रोड्यूस होना, आना उसका। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं आपके, ओशियन ओसिडिफिकेशन हो रहा है मतलब वहाँ ओसिडिफिकेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी होती है जानना कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये आपने जान लिया। ठीक, तो पहला देखिए अब पॉइंट वाइज जानते हैं जो आपकी किताब में लिखा है। ये तो मैंने आपको एनिमेटेड बता दिया कि आपके समझने के लिए था, इन सबको दिमाग में रखिए। पर अगर पॉइंट वाइज जाएंगे तो पहला पॉइंट वही आपने लिखा कि हैबिटेट ड्यू टू ओवर पॉल्यूशन लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण भी हो रहा है, जिसके कारण जो लैंड्स हैं जहां पर फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है। दूसरा पॉइंट अभी देखिए वहां पर आपने पढ़ा और बुक से आपके लिखाया हुआ पॉइंट है कि हंटिंग एंड पोचिंग, लकड़ी काटना, और हंटिंग का मतलब है शिकार करना, इज द मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स, स्किन, टस्क, हाथी के दांत टस्क होते हैं, बोन्स एंड हॉर्न्स। अब आप जान रहे हैं कि जैसे जो हाथी के दांत होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स की स्किन होती है वो भी बहुत महंगी होती है। तो इसका मतलब है उसको भी पाने के लिए क्या किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है, या फिर जिसके कारण हमारे फ्लोरा एंड फोना जो है वो अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट बताया था हैबिटेट लॉस, ठीक है, जिसमें अर्बनाइजेशन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया आपका, और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, ये सब भी कारण बन रहे हैं लॉस के। दूसरा बताया आपको हंटिंग एंड पोचिंग, उसी में जोड़ा मैंने कि इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स का जो इलीगल ट्रेड हो रहा है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण जो वाटर है वो पॉइजन भर रहा हो रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितना भी आपका डिस्चार्ज होता है वो सब कहीं ना कहीं आपके इसी वाटर में आकर मिलता है, वाटर बॉडीज में आकर मिलता है। इन्फ्लुएंट जो होते हैं, केमिकल वेस्टेज होते हैं, ये भी वाटर में मिल रहे हैं, जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। और वहां पर रहने वाले, देखो वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा कि वहां पर जो रहने वाले जीव हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे, या उनको भी कहीं ना कहीं खतरा होगा। उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स, कहीं ना कहीं आग लग जाती है, जिसके कारण आप देख रहे हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर, वही जैसे मैंने कहा लैंड्स का यूज हो रहा है, जिसके कारण बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, एंड ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। अब वुड कलेक्शंस भी कहीं ना कहीं, अब देख रहे हैं बिना लकड़ी के काम तो हो नहीं सकता है, तो जिसके कारण ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शंस भी कहीं ना कहीं डिप्लीशन के कारण। तो 6 पॉइंट बताए हैं, शॉर्ट आंसर में आपका आता है, तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा। एक बार फिर से मैं सभी पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला पॉइंट अगर बात करें तो मैंने आपको बताया हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ओवर पॉल्यूशन, मतलब उनके आवास खत्म हो रहे हैं ओवर पॉल्यूशन के कारण, और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये और अर्बनाइजेशन, ये सब भी कहीं कारण बनते हैं फ्लोरा एंड फोना के डिप्लीशन के, या फिर बायोडाइवर्सिटी। दो एक ही चीज लिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी या फिर फ्लोरा एंड फोना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा एंड फोना दोनों आ गए, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट आपने लिखा है कि हंटिंग एंड पोचिंग इज द मेन कॉज, और इनलीगल ट्रेड जो हो रहा है ये भी कारण बन रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है वाटर बॉडीज में, या फिर डिस्चार्ज जो हो रहा है इंडस्ट्रीज से आपके इन्फ्लुएंस का, ये भी कहीं कारण बन रहा है। फॉरेस्ट फायर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बार बार हम जंगलों को काट कर कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम बन रहा है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसके कारण भी फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, और कहीं फ्यूल वुड कलेक्शंस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपको फॉरेस्ट लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर हम बात करेंगे अब जो लॉस हो रहा है इसको कैसे कंजर्व किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए,
तो अब मैंने कहा ना जितने भी लॉस हो रहे हैं उनको आप हटा देंगे तो ऑटोमेटिक कंजर्व हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं इसके कारण इससे ये लॉस हो रहा है, तो वो कारण आप हटा देंगे तो ऑटोमेटिक कंजर्वेशन में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमने कहा पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो कंजर्वेशन में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। एक बार इसको एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। मैंने कहा क्या करना है, तो अब अगर आप लॉस से बचना है आपको तो सबसे पहला हैबिटेट रिस्टोरेशन, मतलब मैंने कहा जो हैबिटेट का आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म किया जा रहा है उसको रिस्टोर किया जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल का मतलब है कि बिना किसी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हम एग्रीकल्चर करेंगे, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा और लैंड यूज भी बराबर का ही रहेगा। लैंड ट्रस्ट एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, हम कहेंगे उतना ही हम जमीन का उपयोग करेंगे जितना जरूरत है हमें। बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो हम प्रोटेक्शंस वगैरह लेंगे। बायोडाइवर्सिटी मतलब कैसे वहां के फ्लोरा एंड फोना को बचाया जाए। एजुकेशन मतलब हम लोगों को शिक्षित करेंगे कि नहीं आपको बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, अगर ये खत्म होती है तो इससे आपको ये इफेक्ट पड़ेगा। एंड वाटर कंजर्वेशन मतलब हम अगर पानी को भी बचाएंगे तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी पे हम कहीं ना कहीं कंजर्व करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स आपको बताएं कि हैबिटेट रिस्टोरेशन किया जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जाए, लैंड ट्रस्ट एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस का उपयोग किया जाए, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन किया जाए, सभी को शिक्षित किया जाए, एजुकेट किया जाए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वाटर का भी कंजर्वेशन किया जाए। उसके बाद अगर हम आपकी किताब से बात करते हैं कि आपकी बुक में आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले अगर पॉइंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर पॉइंट्स की बात करते हैं तो कह रहे हैं इन 1962 एंड 1970 कंजर्वेशनिस्ट डिमांड्स अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो 1962 और 1970 में जो कंजर्वेशन, जो ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि कंजर्वेट किया जाए मतलब इसको सुरक्षित किया जाए, तो इसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम, एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाया जाए। और इसी प्रोग्राम के तहत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको दिमाग में आपको रखना है कि इसी के तहत द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। ठीक है, व्हेन वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड, ऑब्जेक्टिव में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, तो याद रखिएगा 1972 में आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। अब इस प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एनाउंस्ड सर्वल प्रोजेक्ट एंड प्रोटेक्शन एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटेंड, मतलब जो ऐसे जीव हैं जो कहीं ना कहीं खतरे में हैं, इनके लिए प्रोजेक्ट्स निकालेंगे, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए इस पर सोचेंगे। एंड हॉर्न, अब कौन कौन से थे, देखो वन हॉर्न राइनस, ठीक है, एक सिंग वाले गेंडे की बात हो रही है, कश्मीरी स्टैग की बात हो रही है, हंगुल की बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है। टाइगर की संख्या मैं आपको बता दूं कि इसी के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट, और जब ये टाइगर प्रोजेक्ट आएगा तो हम देखेंगे कि टाइगर की संख्या बहुत कम थी, पर प्रोजेक्ट आने के बाद टाइगर की संख्या ऑटोमेटिक क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए इस सबसे पहले आपको यहां जानना है कि 1960-70 में, सबसे पहले आपको जानना है कि 1962 और 1970 में कंजर्वेटनिस्ट जो तो डिमांड कर रहे थे कि एक नेशनल प्रोग्राम है, इसी के तहत आपका एक नेशनल प्रोग्राम आता है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आता है, 1972 में, प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिटेट को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। कौन कौन से एनिमल्स को, जैसे टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनासोर हो गया, कश्मीरी स्टैग हो गया और हंगुल हो गया। तो इन चारों के नाम आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, अब और भी हैं वहां से बताया, इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल थे। एशियाटिक लायंस था, ब्लैक बक था, अभी बात करेंगे उसकी, इंडियन बस्टर्ड था जिसको गोदावर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, इन सबको कंजर्व करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो आपको जानना है कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने आपको एनिमेटेड बताया, और आपकी किताबों में क्या था कंजर्वेटर्स के लिए, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द वाइल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर बार पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो आया था आपका 1972 में, याद रखिएगा इसे। ठीक है, जिसके तहत आपने देखा टाइगर को, वन हॉर्न डायनासोर को, राइनासोरस को, उसके बाद आपके ब्लैक बक को, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, एशियाटिक लायंस, इन सबको क्या कर रहा है, कंजर्व करने की बात हो रही है। तो इसी के तहत आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर।
ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, यहां से जो क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके जस्ट एक साल बाद 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो जाता है। मतलब अब टाइगर्स को क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। तो कह रहे हैं इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज्ड दैट द टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज टू 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 15,000 एट द टर्न ऑफ कंट्री। मतलब जब कंट्री आजाद हुई 1827 से लेकर 1947 तक जब हमने देखा कि 55,000 हमारे टाइगर्स की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसके कारण 1973 में टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। इन 2024 द एस्टिमेट नंबर ऑफ टाइगर्स इज 3,927। ये आपका थोड़ा सा एक्सटर्नल पॉइंट था, पर इसको दिमाग में रखेंगे कि अभी भारत में कितने टाइगर्स हैं। तो अभी भारत में टाइगर्स की संख्या है जो प्रोजेक्टेड है वो 3,927 टाइगर्स पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग आपके 55 टाइगर रिजर्व बने हुए, मतलब 55 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए 55 ऐसे स्टेट, ऐसे हैबिटेट बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो टाइगर स्टेट हैं वो आपके कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट हैं। उसके बाद कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिस कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लिखा है कि मध्य प्रदेश आल्सो नोन एज टाइगर स्टेट। द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व इज करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान का है। ये सबसे नया भी नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट से आपको क्या क्या याद रखना है एक बार मैं अलग बता देता हूं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आ रहा है, तो जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है उसके एक साल बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलता है। तो कब देखने को मिल रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आ रहा है टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, इतना तो आपको अभी दिमाग में रखना है। अभी बात करेंगे 2024 में, तो 2024 में टाइगर जो है लगभग 3,927 एस्टिमेटेड है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि भारत में लगभग 55 टाइगर रिजर्व हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मतलब 6 टाइगर रिजर्व कहाँ हैं, आपके एमपी में हैं, जिस कारण इस एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बस अभी इतना पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। और नया जो टाइगर है वो करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो करौली टाइगर रिजर्व जो आपका राजस्थान में है, वो भी नया लेटेस्ट टाइगर रिजर्व के रूप में एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में और जान लेते हैं। देखिए 2022 का डेटा लिखा हुआ है, पर मैंने जो आपको बताया वो 2024 का डेटा है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए लिखा है टाइगर नंबर इन इंडिया 2018 में इतना था, 2022 में इतना था, 2024 का मैंने आपको बता दिया है। स्टेट विद द हाईएस्ट टाइगर नंबर, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर कहां है, मध्य प्रदेश, एमपी में है, जिसमें मैंने आपको बताया इसी कारण एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कर्नाटका में है, और उसके बाद कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये इतना आपको भी जानना होता है। तो ये चल रहा था हम लोग का कि कहां पर कौन सा आपका स्टेट है, कौन सा आपका टाइगर स्टेट है। तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, जिस कारण से टाइगर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तो आज पढ़ेंगे, आधा चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो आज हमने क्या क्या जाना, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, जब इस चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने कहा इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहला हमने जाना कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी,
तो बायोडाइवर्सिटी मतलब मैंने एक डिफिनीशन आपको बताई, उसके बाद मैंने आपको कहा एक सिंपल से फॉर्म में, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी, मतलब जब एक ही स्थान पे अलग अलग वैरायटी के लिविंग थिंग्स रह रहे हैं तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी। फिर मैंने आपसे बात की डिप्लीशन की, मैंने आपको डिप्लीशन के कई सारे रीजन बताए कि आखिर क्यों बायोडाइवर्सिटी या फ्लोरा एंड फौना खत्म हो रही है। इसमें पहला आपको बताया कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, तो माइनिंग हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। उसके बाद अगर दूसरे मैंने बात की कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन के कारण, उसके बाद कहीं ना कहीं फायर्स वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद अगर डिप्लीशन की बात करेंगे तो अलग अलग अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शहरीकरण हो रहा है, तो ये सब आपको डिप्लीशन के कारण बताएं। फिर मैंने कंजर्वेशन के बारे में बताया और कंजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्ट बताया जिसका नाम है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब आ रहा है, 1972 में आ रहा है, और इसी के एक साल बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ रहा है 1973 में। तो आज आपको बस इतना ही पढ़ना है, इतना आपको रिवाइज करना है इस चैप्टर से संबंधित। बस बाकी चीज़ें हम कल बात करेंगे। कल हम ट्राइबल्स की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए अभी भी काम कर रही हैं। और कुछ चिपको मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे, बढ़िया मूवमेंट है, बीज बचाओ आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो कल ही हो सकता है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज इतना ही, बस अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नोट्स मैं आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पढ़ाते रहेंगे सभी चीज़ें। अपना ध्यान रखिए, ठीक है, चलिए, गुड नाइट।